हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जेंडर रेशो पर सेशनल बता रही हूँ। आप जानते ही होंगे ये हमारा जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था और विकास, उस पेपर का ये सत्रीय कार्य है। तो आप ये किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखी है जेंडर रेशो। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने लिंगानुपात की परिभाषा लिखी है। कुल जनसंख्या में यानी कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। महत्व क्या है? स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, रोजगार प्रारूप और समुदाय की सामाजिक आवश्यकता को समझने के लिए लिंगानुपात बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका सूत्र क्या है, यानी कि लिंगानुपात हम निकालते कैसे हैं? तो हमने जैसे सबसे पहले रूस का लिखा है कि कुल जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत। अमेरिका में कैसे निकालते हैं? पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 100, ये सूत्र है निकालने का। फिर उसके पश्चात न्यूजीलैंड की हमने सूत्र लिखा है कि वहाँ पर किस तरह से, और फिर ये भारत का लिखा है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अब जैसे कि लिंगानुपात अगर यदि 1000 पुरुष है और स्त्रियों की जो संख्या है वो 1000 से कम है तो हम ये कहेंगे कि लिंगानुपात प्रतिकूल है। 1000 पुरुषों पर यदि स्त्रियां भी 1000 है तो वो संतुलित है, यानी कि दोनों की बराबर स्थिति है। और 1000 पुरुषों पर यदि स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है तो वो अनुकूल है। ठीक है। अब उसके बाद ये है कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो हम कहेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कि जिन क्षेत्रों या देशों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज के कारण से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, या हम कहें कि पुरुष प्रधान समाज के कारण स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, वहाँ पर लिंगानुपात जो होता है प्रतिकूल पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पुरुषों का स्थान जो है वो मुख्य है, स्त्रियों का नहीं है, तो लिंगानुपात जो है वहाँ पर प्रतिकूल होगा। क्योंकि इस स्थिति में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण हत्या इत्यादि शामिल हो ही जाते हैं और स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाती है। और इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाता वहाँ पर जो है लिंगानुपात अनुकूल पाया जाता है। फिर उसके पश्चात है आर्थिक कारक। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि विकसित देश के लिंगानुपात जो होता है वहाँ पर अनुकूल होता है और विकासशील देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल और पिछड़े देशों में संतुलित होता है। बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण विकसित देशों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, जिससे कि प्रसव के दौरान स्त्री मृत्यु दर नगण्य हो जाता है। और आर्थिक स्थिति जो ठीक होती है तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव भी कमी होता है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मृत्यु दर कम होती है और लिंग अनुपात जो है अनुकूल होता है। और विकासशील देशों में चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है तो मृत्यु दर अधिक होती है। इसी के साथ साथ आर्थिक सामाजिक भेदभाव होने के कारण स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती है, जिससे इन क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रतिकूल पाया जाता है। जबकि पिछड़े देशों में लोग जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर स्त्री और पुरुष जन्म दर और मृत्यु दर समान रूप से चलता है और लिंगानुपात संतुलित होता है। फिर उसके पश्चात अगला जो पॉइंट है वो है प्रवास का। खाड़ी जो देश है जैसे कि कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, इन देशों में लिंग का अनुपात जो होता है वो काफ़ी प्रतिकूल पाया जाता है। इसका कारण है प्रवास, क्योंकि अधिक तेल के उत्पादन से यहाँ पर बाहर के देशों से प्रवास करके पुरुष लोग अधिक आए हैं, तो पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। जबकि विकासशील जो देश हैं उनमें प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पुरुष लोगों का स्थानांतरण जो है रोजगार के लिए नगर की ओर होता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके विपरीत जो विकसित देश हैं वहाँ महिलाओं का प्रवास नगरों की ओर अधिक होता है। वे रोजगार के लिए नगर की ओर
जाते हैं और नगर की ओर प्रवास करते हैं और पुरुष लोग गांवों में कृषि करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है। फिर है महामारी और युद्ध। तो अगर यदि हम ये देखें कि अगर यदि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक युद्ध चलता रहता है तो पुरुषों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि सैनिक मारे जाते हैं और वहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है कम होने के कारण लिंगानुपात जो है वो प्रतिकूल हो जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि स्त्रियों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है, तो जब भी महामारी होती है तो पुरुष जो है वो अधिक उसके चपेट में आते हैं, जबकि अभी हमने कोरोना के समय में भी देखा है कि पुरुषों की मृत्यु दर अधिक थी, स्त्रियों की मृत्यु दर कम थी, यानी कि कोरोना में भी जो है पुरुष जो है वो अधिक मारे गए थे। अब उसके पश्चात है प्राकृतिक कारक। अगर यदि स्थिति सामान्य रहे और जैविक रूप से देखा जाए तो स्त्रियों के जन्म की तुलना में पुरुषों का जन्म अधिक होता है, ऐसा कुदरत की देन है। यदि 100 लड़कियों का जन्म हुआ है तो वहाँ पर 105 से 107 जो है लड़कों का जन्म होता है। उसी प्रकार मृत्यु दर स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की अधिक है, जिससे लिंगानुपात अनुकूल होता है, किंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि पुरुषों का जन्म भी अधिक होता है। इन दोनों ही स्थितियों से लिंग अनुपात संतुलित रहता है। ऐसी स्थिति ज़्यादातर उन देशों में देखने को मिलती है जो पिछड़े हुए होते हैं और प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उपरोक्त कारणों से लिंग अनुपात को अलग अलग आयु वर्ग में भी जो है वो निकाला जाता है और लिंग अनुपात भी भिन्न भिन्न आयु वर्ग में भिन्न भिन्न पाया जाता है, जैसे शिशु का लिंगानुपात, वयस्कों का लिंगानुपात, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों का लिंगानुपात। तो ये 5 कारण हमने लिख दिए हैं कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारण। अब हम जो है यहाँ पर बताएंगे कि लिंगानुपात के प्रति कानून का क्या प्रभाव है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो कि आप जानते ही हो कि इसमें ये वर्णित है कि किसी भी नागरिक को जो है वर्ण, जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर न तो कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही उसको किसी भी चीज़ से पूर्णतः वंचित किया जा सकता है। फिर उसके पश्चात आता है अनुच्छेद 15 कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। फिर उसके पश्चात है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 और उसके पश्चात है अनुच्छेद 39। जैसा आप देख रहे हैं ये रहा अनुच्छेद 39, 39E और फिर उसके पश्चात है अनुच्छेद 42। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद जो है और इसमें क्या क्या प्रावधान है ये यहाँ पर आप इस तरीके से ये लिख लेंगे। अगर यदि मैं एक एक लाइन बताऊँगी तो फिर वही बात है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको अनुच्छेद के नाम बता दिए हैं, आप इसको जो है गूगल से भी सर्च करके आप लिख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 51 है ये और फिर अनुच्छेद 325 और 326। फिर महिला मानवाधिकारों के संबंध में अधिकार। सबसे पहला तो जो है जो चलचित्र अधिनियम 1952 है, इसमें सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिसमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती है, वो फिल्में जो है वो प्रसारित नहीं होंगी। दूसरा है स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिबंध 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार से चित्रित नहीं किया जा सकता जिससे कि उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे। समस्त विज्ञापन, प्रकाशन आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके पश्चात है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। इस अधिनियम के द्वारा गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान पर रोक लगाई गई है, यानी कि अगर यदि भ्रूण की पहचान होती है कि ये लड़का है या लड़की है तो भ्रूण की पहचान होने पर, लड़की होने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे भ्रूण की जो पहचान है वो नहीं करनी है, इस पर भी जो है अधिनियम बना हुआ है। अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो जुर्म है एक तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो है टॉप 5 स्टेट्स जो है लिखी है जिनका जेंडर रेशो जो है स्त्रियों का पुरुषों के मुकाबले अधिक है। तो वो स्टेट है केरला है, पांडिचेरी है,
तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले देखिए 1084, 1038, 995, 992, 991। तो ये देखिए आप काफ़ी सही है। अगर यदि हम देखें तो सबसे पहले 2 स्टेट में तो ज़्यादा है और इसके पश्चात जो 3 स्टेट हैं वहाँ भी बराबर वाली स्थिति ही है, कम नहीं है। फिर उसके पश्चात अगर यदि हम बॉटम 5 स्टेट्स की बात करें तो उसमें आएगी दमन द्वीप है, दादरा नगर हवेली है और चंडीगढ़ है, डाली है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। यहाँ पर देखिए कि काफ़ी स्थिति जो है वो बहुत ही सोचनीय स्थिति है, ख़राब है। 1000 पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। फिर उसके पश्चात अगर यदि हम बात करें जेंडर रेशो ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़, यदि हम कंट्री की बात करें तो रशिया के अंदर तो आप देखिए 1165 है, फ्रांस में 1056 है, जापान में 1054 है और जर्मनी के अंदर 1038 है। महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है? यूएसए के अंदर 1026 है, इंडिया के अंदर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 940 ही है। और अगर यदि अब हम बात करें जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, यानी कि म्यांमार है, जैसे श्रीलंका है और उसके अलावा नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भूटान है। अगर यदि हम वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर आप ये देखिए कि स्थिति जो है वो किस प्रकार से है। हम सबसे नीचे हैं और हमारे नीचे जो है सिर्फ जो है वो भूटान है। इस पंक्ति के अंदर हम सबसे जो है नीचे हैं। 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या यहाँ 940 है। सिर्फ हमसे नीचे जो है सिर्फ भूटान है। तो देखिए हमारे यहाँ स्थिति किस प्रकार से है। अब बात आती है जेंडर रेशो ऑफ यूपी एंड बिहार 1971 से 2011। तो यूपी और बिहार में आप ये देखिए कि स्थिति जो है वो किस प्रकार से है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफ़ी जो है वो कम है, इसीलिए हमने इन 2 स्टेट को लिया है। और इसी प्रकार से हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर तो स्थिति जो है हमेशा ही ख़राब रही है। जैसे 1971 में तो 867, 870, 865, 861 और अगर यदि हम अब बात करें 2011 तो 879, यानी पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं की संख्या वो धीरे धीरे जो है जागरूकता के आने से वो बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने लैंगिक समानता के लिए किस प्रकार से योजनाएं चलाई हैं। तो पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना से तो आप परिचित हैं कि बेटी को बचाया जाए, उनकी जो है भ्रूण में ही हत्या ना की जाए और उनको पढ़ाया जाए ताकि लड़का और लड़की के भेद को जो है समाप्त किया जा सके। इसके अलावा जो किशोरियों के लिए भी योजना जो है वो बनाई गई है कि जो 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं उनको जो है पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसी प्रकार से किशोरियों के लिए भी योजना का जो उद्देश्य है कि 11 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों को पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए और उसको सशक्त बनाया जाए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महिला जो कोष है उसमें भी गरीब जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक उत्थान के लिए उनको वित्तीय जो है सेवाएं दी जाती हैं ताकि वो अपना उत्थान कर सके। इसके अलावा महिला ई-हाट है कि जो महिला कर्मी हैं वो महिला उद्यमी है या गैर सरकारी संगठन है उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग का जो है प्लेटफॉर्म है ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ये सेशनल है वो सेशनल ख़त्म हो गया है। आप इसी को आधार बनाकर आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस सेशनल को और अच्छा बना सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर सेशनल बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।